हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल टू गोड सर। भाई आज की वाली जो वीडियो रहने वाली है ना, इसके अंदर मैं आप लोगों से ये बात करने वाला हूँ जो कि क्वेश्चन आप सबसे ज़्यादा मेरे से पूछते हैं कि भाई मैंने ब्रेजा क्यों चूज़ करी ओवर इट्स राइवल। आज की वीडियो के अंदर इसकी का आंसर करने वाला हूँ वीडियो में कि एक सब 4 मीटर सेगमेंट के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं उनसे कंपैरिजन करने वाले हैं कि मेरे लिए मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्यों ब्रेजा बेस्ट बनी। इवन मैं मिड साइज़ की गाड़ियों को भी इंक्लूड करने वाला हूँ क्योंकि मैंने वो भी जो है वो चला के देखी थी वाइल परचेजिंग, क्योंकि मेरा बजट 15 लाख रुपए था। तो चलिए सबसे पहले ही मैंने रिक्वायरमेंट आप लोगों को देखिए इस वीडियो की बता दी कि मेरा जो बजट था वो था 15-16 लाख रुपए। इसके अंदर मुझे एक गाड़ी लेनी थी। मेरे सेकंड रिक्वायरमेंट थी कि मुझे एक ग्राउंड क्लियरेंस सही चाहिए, लाइक 200 mm के आसपास की ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए गाड़ी की। और यहाँ पर जो है वो मुझे सबसे ज़रूरी था वो था इस बार पेट्रोल लेनी थी। मैंने अभी तक डीजल गाड़ियाँ चलाई थी, तो मुझे चाहिए था इस बार मैं पेट्रोल गाड़ी लूँ। पेट्रोल के अंदर मुझे फिर ऑटोमेटिक चाहिए क्योंकि मैं दिल्ली एनसीआर के अंदर रहता हूँ एंड मेरी मोस्टली रनिंग जो है वो उस टाइम में रहती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आप माने तो गुड़गांव दिल्ली के अंदर ट्रैफिक होता है। एंड इवन मेरी माइलेज भी रिक्वायरमेंट थी। अब कोई कहेगा भाई माइलेज माइलेज, भाई माइलेज इसलिए थी जो कि मेरी जो मंथली रनिंग है गाड़ी की वो सिटी दिल्ली के अंदर ही 800 किलोमीटर के आसपास है। 800-900 किलोमीटर के आसपास मेरी रनिंग हो जाती है मैक्सिमम, और मिनिमम 600-700 तो चलती ही चलती है। इसलिए मुझे एक माइलेज था कि ठीक ठाक की माइलेज भी दे दे वो गाड़ी। और एक और सबसे दो और थी। एक था यार मुझे सबसे ज़्यादा रिलायबल गाड़ी चाहिए थी कि मैं नहीं चाहता था कहीं पर भी गाड़ी का ब्रेक डाउन हो, इलेक्ट्रॉनिक ख़राब हो जाए, कुछ भी हो जाए। और साथ ही के अंदर जो है वो मुझे सबसे एक हाई चाहिए थी होती रीसेल वैल्यू। यार अपन 5 साल के आसपास गाड़ियाँ चेंज कर ही लेते हैं हालांकि, इसलिए मुझे था कि यार एक रीसेल वैल्यू भी ठीक मिल जाए साथ ही में गाड़ी की। ऐसा ना हो कि भाई डीलर मना करने लग जाए, जैसे मेरे कुछ गाड़ियों के रिलेटेड बोला था डीलरों ने, जो कि मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि कौन सी गाड़ियों के लिए बोला था। तो जो सबसे पहली गाड़ी यहाँ पर आ जाती है वो यहाँ पर निकल के आती है वेन्यू एंड सोनेट सब 4 मीटर सेगमेंट के अंदर। जैसा मैंने आप लोगों को बोला मुझे चाहिए थी पेट्रोल। उसके अंदर पेट्रोल आता है 1.2 एंड 1 लीटर का। 1.2 मेरे दो फ्रेंड्स के पास हैं और दोनों ने ही उस इंजन को रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि ना इंजन के अंदर पंच है, इवन ना उसके अंदर माइलेज है। 10 से कम की उसकी माइलेज आती है मैनुअल ट्रांसमिशन में। और एक और चीज़ थी, जैसी उसको देखो उसमें ऑटोमेटिक नहीं आता, ऑटोमेटिक आता है 1 लीटर में। जब मैं 1 लीटर की तरफ शिफ्ट होने लगता हूँ तो वहाँ पर जो है मैंने वो चलाई, पावर अच्छी है उस गाड़ी के अंदर। बट यहाँ पर क्या निकला ना, मुझे उसके अंदर एक प्रॉब्लम निकली कि सबसे पहले तो वो 3 सिलेंडर था, तो ओवर द टाइम 1000 सीसी का इंजन है वो। और मेरा क्या होता है और कि यार 1000 सीसी का इंजन हो गया, 3 सिलेंडर हो गया, पावर का मुझे इतना भी शौक नहीं था कि हाँ बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो। मुझे ओवरऑल एक प्रैक्टिकल गाड़ी के लिए सर्च कर रहा था। और प्रैक्टिकलिटी से ही मुझे आता है कि पीछे की जब मैंने सीट्स देखी, पीछे 3 फुल साइज एडल्ट नहीं बैठ सकते। अब कहते हैं भाई कौन ही बिठाता है। मैं बताता हूँ आप लोग, मेरा जो है वो पुराना अभी 1-2 महीने पहले का देख सकते हैं व्लॉग। मैं जब थ्योक गया था, तो थ्योक नारकंडा गया था, तो तब हम 5 फुल साइड्स के एडल्ट गए थे एंड पीछे 3 फुल साइड्स के एडल्ट बैठे थे और फुल लगेज था, और 10-11 घंटे बैठे थे हम। तो ब्रेजा में मुझे कोई इशू नहीं हुआ था पीछे बैठने में किसी भी बंदे को, तीनों को। बट हाँ, ये वेन्यू सोनेट के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाता। और एक तो और चीज़ है कि 1 लीटर था टर्बोचार्ज इंजन, तो सिटी के अंदर माइलेज उसकी थोड़ी कम ही रहती। मुझे हाईवे की माइलेज से कोई वो नहीं था कंसर्न, क्योंकि हाईवे के ऊपर जो हमारी माइलेज थी वो सारी दे देती। मुझे सिटी ट्रैफिक में माइलेज चाहिए थी। तो इसीलिए मैंने सबसे मेन तो मेरा जो था वो स्पेस का था कि यार स्पेस भी मुझे नहीं मिल रही थी। बाकी अगर डीजल गाड़ी लेनी होती है तो मैं इस सेगमेंट के अंदर 100% सोनेट डीजल लेता। बट हाँ, वही बात आ गई कि मुझे डीजल नहीं, मुझे तो पेट्रोल लेनी थी। तो मैंने यहाँ पर जो है वेन्यू सोनेट को रिजेक्ट कर दिया था इन मेरे कारण की वजह से। अगर हम इसके बाद बात कर लेते हैं, टाटा नेक्सॉन बहुत टॉप सेलिंग है। ब्रेजा और उनकी दोनों की टक्कर ही चलती रहती है सेल्स के अंदर। तो उस टाइम अपडेटेड वर्जन आया नहीं था नेक्सॉन का, जैसा अभी आया है। मेरे लेने के 2-3 महीने बाद नई वाली नेक्सॉन आ गई थी। तो मैं बताऊँ तो मुझे सबसे बड़ा इशू था रिलायबिलिटी का इशू, क्योंकि एक मेरा फ्रेंड था उसकी खुद नेक्सॉन ख़राब हुई थी और बहुत ही ज़्यादा मतलब यार पैथेटिक एक्सपीरियंस हुआ था उसका उस गाड़ी के साथ। एंड इवन ये भी मेरे फ्रेंड की भी अगर मैं ना मानूँ, अगर आपकी एक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रहा हूँ, मेरी ही वो वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। कमेंट के अंदर बहुत सारे आपको ऐसे नेक्सॉन ओनर मिलेंगे जो कि जिनकी गाड़ियों के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं एंड वो जस्ट ढूंढ रहे हैं कि यार हम कोई रिलायबल गाड़ी लें। तो इसलिए मुझे एक तो रिलायबिलिटी मैंने आपको बताया था मेरा एक कंसर्न था, तो वो इसलिए मुझे नेक्सॉन रिजेक्ट करनी पड़ी। और एक और चीज़ थी, सेम उसमें भी 3 सिलेंडर इंजन आ रहा था 1200 सीसी का। तब तो रिफाइंड भी नहीं, तब तो फिर भी ठीक ठाक कर दिया टाटा ने। और एक मुझे और चीज़ उसके अंदर मिली थी जो कि था AMT ट्रांसमिशन। मुझे AMT नहीं चाहिए था, मुझे एक अच्छा चाहिए था, जैसे टॉर्क कन्वर्टर हो गया, DCT हो गया, इवन CVT भी चल जाता। मुझे ऐसा कुछ चाहिए था। अब जब मैंने उससे बात करी कि जब ये
जब नेक्सॉन की ख़त्म हो जाती है तब आती है XUV 300। XUV 300 मुझे जो है वो पर्सनली, मैंने रिव्यूज़ देखे तो लोगों ने कहा था बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने XUV 300 टर्बो स्पोर्ट तब लॉन्च हुआ था, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट मैनुअल। मैंने मेरी ये सोच लिया था कि चलो कोई नहीं मैनुअल ले लेंगे, बट एक बार चला के देखते हैं। गाड़ी के अंदर पावर अच्छी खासी है, बहुत ज़्यादा पावरफुल गाड़ी है वो पेट्रोल में भी। बट मुझे पता नहीं कि उसे उसमें बैठ के उसे चलाने में देसी फील बहुत ज़्यादा आया। चाहे वर्ड आपको किसी को हो सकता है कैसा भी लगे, बट ये मेरा पर्सनल फीलिंग है, मुझे काफ़ी देसी फीलिंग आई थी उसमें। बिकॉज मैंने लाइफ में कभी भी महिंद्रा ओन नहीं करी थी, मैंने हमेशा से जैपनीज़ या कोरियन गाड़ियों की ही मेरे पास रही हैं, तो इसलिए मैंने ये रिजेक्ट हो गई थी मेरी। और अगर नए वाली आती तो भी मैं थोड़ा बहुत सोचता, जो कि इसमें टॉर्क कन्वर्टर भी आ गया। पहले AMT ही आ रहा था उसके अंदर, और उसका तो सबसे बेकार AMT एज़ पर द लाइक बाकी रिव्यूअर ने बताया हुआ। और मैंने TUV में भी बहुत पहले AMT चलाया था, तो मुझे चलाने की ज़रूरत भी नहीं थी एक बार उनका, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा था वो AMT। और यहाँ पर जो है, जब मैंने उस गाड़ी को भी यहाँ पर कर दिया यहाँ पर, तो वो भी मेरी लिस्ट से क्रॉस हो गई थी। तो अब मैं चला जाता हूँ मिड साइज SUV के सेगमेंट के ऊपर। जैसे ही हम मिड साइज SUV के ऊपर बात करते हैं ना, तो सबसे पहले आप लोगों को भी पता है कि क्रेटा सबसे पहले आती है हर एक आदमी के दिमाग में। सेम मेरे साथ हुआ कि मेरे भी सबसे पहले क्रेटा आई थी। इवन मेरे फादर को बहुत ज़्यादा पसंद भी थी क्रेटा, एंड हमने खुद जाके उसकी टेस्ट ड्राइव भी ली थी, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। तो मेरा जैसे था कि मुझे 1.5 पेट्रोल इंजन ही उसमें फिर मैं लेता, एंड मेरा जो बजट है उसमें मैनुअली आना था ऑफकोर्स 15-16 लाख में, तो उसका। और S+ नाइट एडिशन जो उसका लॉन्च हुआ था वो बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे लग रहा था। मुझे दिख रहा था कि यार उसमें बढ़िया स्पोर्ट टर्बो वाला इंटीरियर आ रहा है, ऊपर पेनोरामिक सनरूफ आ रही है। मैं फीचर में उसका बह गया था और मैं भी जा रहा था उसे लेने के लिए। इवन मैं बुक करने गया था, एंड बस क्या हो गया कि हाँ, उन्होंने टेस्ट ड्राइव अवेलेबल करवा दी मैनुअल की। और मैंने जैसी वो गाड़ी उसकी चलाई, मैंने, मेरे फादर ने चलाई, हमें बहुत ज़्यादा जो है वो गाड़ी ने डिसअपॉइंट किया। मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है वो गाड़ी चलाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, मतलब बहुत ज़्यादा बेकार चली थी। और साथ ही के अंदर जो उसकी माइलेज आ रही थी वो भी कम थी। माइलेज इसलिए मैं बोल सकता हूँ कम की, क्योंकि मेरे साथ लेने के बाद मेरे जब 1-2 फ्रेंड्स जो मैंने मतलब यूट्यूब के थ्रू ये सब बने, उस टाइम के ऊपर क्या हुआ कि मैंने पता किया तो क्रेटा की भाई किसी की भी 9 से ऊपर की नहीं आ रही जो रियल लाइफ माइलेज है। इवन हमने एक थोड़े महीनों पहले क्रेटा पेट्रोल का ओनरशिप रिव्यू किया था, उनको हाईवे के ऊपर गाड़ी ने माइलेज जो दी वो सिर्फ और सिर्फ 12.5 की माइलेज दी है। दो वो थोड़ी सी ज़्यादा ही कम होगी उनकी माइलेज, बट हाँ मेरे हिसाब से 15-16 हाईवे के ऊपर, सिटी के अंदर 9-10 मैक्सिमम इतनी आ रही थी उस गाड़ी की माइलेज। एंड मुझे इससे ज़्यादा ही चाहिए थी माइलेज। सबसे मेन बात यह आया था कि गाड़ी के अंदर फन फैक्टर नहीं आया था। अब कोई बात करेगा भाई क्रेटा के अंदर टर्बो आता है, फिर तू टर्बो ले लेता। देखो मैं 15-16 को एक आगे बढ़ा लेता और मैं टर्बो ले लेता, बट तब BS 6.2 आया था, उन्होंने टर्बो बंद कर दिया था, नए वेरिएंट्स नहीं आए थे जो फेस लिफ्ट थे, जो उसके अंदर 1.5 टर्बो आता, तो मैं टर्बो पक्का ले लेता, क्योंकि उसमें टर्बो चार्ज पावर में बहुत ज़्यादा मज़ा था। और माइलेज तब कम आती तो फिर भी एक बार को जस्टिफाई हो जाता कि पावर बहुत ज़्यादा है इसलिए। बट उस टाइम नहीं थे, तो मेरे पास सिर्फ यही ऑप्शन था। डीजल के अंदर मैं आज भी बोलूँगा, अगर मुझे ऑप्शन मिले मैं आंखें बंद करके क्रेटा ले लूँ। आप में से भी किसी को डीजल की लेनी है, आंखें बंद करके उठा लो क्रेटा, पर पेट्रोल अवॉइड करना। सेम गोज़ फॉर द सेल्टॉस। सेल्टॉस में सेम था, तो चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी उस गाड़ी को मुझे, क्योंकि जब क्रेटा और उसका सेम इंजन मुझे लेना था। तो इवन जो लोग मुझे ये बोलेंगे कि टर्बोचार्ज इंजन का, तो टर्बोचार्ज इंजन का एक और बात मुझे आपको लोगों को अपडेट करनी थी कि जो 1.5 लॉन्च भी हुआ था, अगर आप आज में देखेंगे तो 21-22 लाख रुपए से कम नहीं है। इवन 21 भी डिस्काउंट अगर चल रहा होगा, जो किया ने हटा दिया इंश्योरेंस का, अगर वो अभी ना देखे तो 22+ का पड़ता है बोथ क्रेटा और इसमें ऑटोमेटिक वाला जो वेरिएंट है टर्बो वाला। तो वो मेरा इतना भी मैं बजट नहीं बढ़ा सकता था। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को अब बात करता हूँ आगे, तो इसके अलावा जो गाड़ी थी वो थी कुशाक एंड टाइगुन। लोगों को ऐसा, लोग कहते हैं कि जब भी हम उस गाड़ी को चलाते हैं उसमें ऐसा ज़्यादा बढ़िया फीलिंग आती है कि बंदा आंखें बंद करके ले ही लेता है उसे गाड़ी को, इतना जो कि मज़ा आता है चलाने में। सेम मेरे साथ हुआ, मैंने 1 लीटर ऑटोमेटिक चलाया, 1 लीटर मैनुअल चलाया, 1.5 DSG चलाया कुशाक एंड टाइगुन का। मुझे 1 लीटर ऑटोमेटिक बेस्ट लगा सब में से, क्योंकि 1.5 बजट भी ज़्यादा जा रहा था और मुझे 1 लीटर ऑटोमेटिक बेस्ट सूट कर रहा था। कुशाक के अंदर जो है वो मैं फाइनल करने वाला था, एम्बिशन 1 लीटर ऑटोमेटिक। एंड क्या हुआ बस कि यार जैसे ही मैंने वो वाली गाड़ियाँ चलाई मुझे पसंद आई, बट एक डीलर से बात हो गई और वो डीलर ने ये बोल दिया कि भाई हम तो गाड़ी ये लेंगे ही नहीं। इवन मैं भी नहीं ये बोलूँगा, आप देख सकते हैं बाकी फेलो यूट्यूबर्स जो हैं उन्होंने वीडियोस भी डाली हुई हैं, आप जाके उनकी चेकआउट करेंगे तो जो कुशाक टाइगुन है इनकी रीसेल वैल्यू मार्केट में बहुत कम आती है।
तो ये मेरा थोड़ा सा फैक्टर आ गया कि यार रीसेल वैल्यू एक मिडिल क्लास बंदे को चाहिए होती है, पता नहीं कब गाड़ी बेचनी पड़ जाए, तो इसलिए यार रीसेल वैल्यू एक चाहिए थी हमें। तो और उसके साथ ही क्या हुआ कि सर्विस मेंटेनेंस का मुझे नहीं था, लोग वो कहते हैं फिर वो मेंटेनेंस पैकेज वाले आ जाते हैं, तो वो मुझे सर्विस का इतना नहीं था कि सर्विस कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी कम पड़ेगी, मुझे मेन था रीसेल वैल्यू का। एंड दूसरी चीज़ उसके टर्बो इंजन की माइलेज। लोग बोलेंगे भाई हमें बड़े प्यार से 12-13 की माइलेज दे देती है, तो भाई मेरी रनिंग जो है एक तो ज़्यादा थी, ऊपर से सबसे बड़ी चीज़ जो आ जाती है वो आती है भाई 1.5 भी मैं ले लेता ना, अगर लोग कहते हैं 1.5 की ज़्यादा माइलेज आती है, 1.5 की लेके उसे तिलक नगर, गुड़गांव, दिल्ली, गुड़गांव ऐसे एरिया के अंदर चला के देखो, टेक्नोलॉजी लगा लो, सिलेंडर की कुछ लगा लो, वो गाड़ियाँ आपको माइलेज नहीं देने वाली हैं। और ये बात एक्चुअल में सबको पता है। बाकी हाईवेज़ वगैरह पे क्या मज़ा आता है उन गाड़ियों को चलाने में, मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ बुराई कर रहा हूँ, तारीफ़ कर रहा हूँ। बाकी गाड़ियों से लाख गुना अच्छी चलती है राइड क्वालिटी, स्टेबिलिटी लाजवाब है उन गाड़ियों की, सेफ्टी में टॉप आती हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे जो है वो गाड़ी की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और जिनको भी ये चीज़ रीसेल वैल्यू अगर किसी को है ही नहीं लेना देना, तो भाई मैं बोलूँगा ले लो आंखें बंद करके, इनकी गाड़ियाँ बहुत मज़ा आ जाएगा अगर आप एक एंथुसियास्ट हैं तो। इस गाड़ी के बाद जो है वो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, एस्टर वगैरह ज़्यादा हम देखते नहीं हैं। और अगर मैं बताऊं तो ग्रैंड विटारा एक लास्ट ऑप्शन बची थी हम लोगों के लिए, और एक एलिवेट थी। एलिवेट बट लॉन्च जो है उसको सिर्फ अनवील करा गया था, एंड होंडा ने काफ़ी डिले किया, जून के अंदर अनवील किया, एंड अक्टूबर के बाद जाके लॉन्च हुई थी ये गाड़ी, जो परफेक्टली सबको मिलने लग गई थी तब से। और मुझे गाड़ी चाहिए थी जुलाई के फर्स्ट वीक में, मैंने ली थी 2023 में, तो तब मुझे गाड़ी चाहिए थी। और तब जो है वो होंडा वालों ने कुछ भी बताया नहीं था, सिर्फ एक अनवील करके वहाँ पर सारे इन्फ्लुएंसर को बुला के बस गाड़ी दिखा दी गई थी। और वो मुझे जो है फिर वही हो गया कि यार मूड उठा दिया। और एक और चीज़ थी, फीचर रिच भी वो इतनी ज़्यादा नहीं आई थी, हालांकि प्राइस उसका काफ़ी अच्छा आया। एक्सपेक्टेड था कि बहुत ज़्यादा महंगी आएगी तो फीचर नहीं होते वर्थ इट, बट हाँ फीचर अब प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है वर्थ इट है उसके अंदर। बट मैंने जब वो चलाई थी, मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखना है अगर आपको, तो यहाँ पर जो है वो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर मुझे वो गाड़ी कैसी लगी थी चलाने में। बट हाँ ग्रैंड विटारा कुछ लोग पूछते भाई, ग्रैंड विटारा के अंदर तो सेम इंजन था, इससे बड़ी भी थी, नेक्सा बेच रहा था, फीचर भी मिल जाते, रेट भी ऑलमोस्ट सेम है दोनों का, सेम ट्रांसमिशन मिलता है, सेम इंजन है, और ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, प्लेटफॉर्म भी सेम है, तो वो आपने क्यों यहाँ पर रिजेक्ट करी सारे मेरे से? अगर आप लोगों के दिमाग में ये सवाल है, इसका मैं जवाब दूंगा आपको एक अलग वीडियो के अंदर, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना कि मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर कि भाई मैंने वो गाड़ी क्यों रिजेक्ट करी, और मैंने ब्रेजा ली ग्रैंड विटारा को रिजेक्ट करके। तो वो उसकी वीडियो के लिए आप वेट कीजिएगा। मैं आपको एक मेरी एडवाइस देना चाहूँगा कि आप गाड़ी को जैसे मर्जी कोई सी भी गाड़ी को देखो, पर जोन सा आप इंजन ले रहे हैं, जोन सा आप ट्रांसमिशन ले रहे हैं, प्लीज़ एक बार उसकी टेस्ट ड्राइव लेके ज़रूर देखिए। 16-17 लाख रुपए देने के बाद मुझे मज़ा नहीं आ रहा होता, तो इससे बुरी चीज़ क्या ही हो सकती है। और एक और चीज़ है मेरी, जैसे मैं किसी और की उसमें आ जाता कि हाँ भाई बड़ी गाड़ी ले लेते हैं, मैं कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं स्कॉर्पियो एन ले लेता पेट्रोल के अंदर, या XUV 700 ले लेता भाई, जब वो बहुत खून से चलती हैं वो गाड़ियाँ भाई। एंड एक और चीज़ आप लोगों से यहाँ पर कहना चाहूँगा मैं कि ये जो खून से गाड़ियाँ चलती हैं ना, आप कितने सहमत हैं मेरी इस बात से जो मैं अब बोलने वाला हूँ कि यार मेरे हिसाब से कि जैसे मैंने ब्रेज़ा ली, अब मैं ब्रेज़ा को बहुत आराम से कहीं पर भी लेके जा सकता हूँ, मेरे पॉकेट पे बिल्कुल भारी ये गाड़ी नहीं पड़ती है। बट हाँ अगर आप लोगों को जो है वो, मैं टशनबाजी के लिए स्कॉर्पियो वगैरह पेट्रोल में ले लेता, एंड मुझे कहीं पर भी टैक्सी वगैरह से जाना पड़ता जो कि मुझे गाड़ी बहुत महंगी पड़ती चलाने के अंदर, तो वो चीज़ मुझे जो है वो कभी भी सही नहीं लगी। इसलिए मैं टशनबाजी से ज़्यादा एक प्रैक्टिकलिटी वाली चीज़ के ऊपर जाना पसंद किया मैंने, जो मुझे सूट करी। आपको कुछ अलग सूट कर सकता है, मुझे जो चीज़ सूट करी मैंने वही ली, एंड आई एम सेटिस्फाइड। और मैंने जो 1.5 साल हो चुका है गाड़ी को, एंड आई एम टोटली सेटिस्फाइड। आप लॉन्ग टर्म रिव्यू, आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। मुझे इस गाड़ी से सिटी के अंदर 16 की माइलेज मिल रही है विद AC, और हाईवे के ऊपर 21 की माइलेज मिल रही है। सर्विस कॉस्ट भी 2-3 हज़ार रुपये ऐसा कुछ आता है, एक्सपीरियंस सर्विस का सही रहता है मेरा। तो ये था मेरा एक ओवर वो व्यू कि आपको जो है वो मेरा क्या डिसीजन था और मैंने क्यों ये वाली गाड़ी ली। 2 ग्रैंड विटारा वाली पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।